दो जुड़वां बहनें एक 60 वर्षीय अरबपति के बच्चे की मां बनने वाली थीं। 9 महीने बाद उन्होंने एक भयानक सच का पता लगाया। गोवा के एक शानदार रिजॉर्ट के सुनसान समुद्र तट पर ढलते सूरज की रोशनी समुद्र के पानी को फीके खून की तरह लाल रंग में रंग रही थी। इस शांत दृश्य के बीच दो जवान लड़कियां एक दूसरे के बगल में चल रही थीं। उनके शरीर इतने मिलते जुलते थे जैसे वे एक दूसरे का आईने में प्रतिबिंब हों। वे थीं प्रिया और रिया, जुड़वां बहनों की एक जोड़ी जिसे कई लोग रेशम और मखमल के जंगल में खोए हुए दो फूल कहते थे। प्रिया और रिया 6 साल की उम्र से एक अनाथालय में पली बढ़ी थीं। एक दुर्घटना में उनके माता पिता की जान चली गई थी। वे एक दूसरे पर इस तरह निर्भर थीं जैसे कि अगर एक गिर जाए तो दूसरी भी जीवित नहीं रह सकती। कठोर भाग्य ने उन्हें चुनाव का मौका नहीं दिया और न ही उन्हें बड़े सपने देखने दिए जब तक विक्रम सिंह राठौर सामने नहीं आए। विक्रम सिंह राठौर एक शक्तिशाली व्यवसायी जो उत्तर से दक्षिण तक फैले रियल एस्टेट समूहों की एक श्रृंखला के पीछे का आदमी था। उस रिजॉर्ट का एक नियमित मेहमान था जहां प्रिया और रिया काम करती थीं। 60 साल की उम्र में उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, उनकी आंखें गहरी थीं और उनकी आवाज़ पुरानी शराब की तरह भारी और गर्म थी। वह उन किसी भी पुरुष की तरह नहीं थे जिनसे वे कभी मिली थीं। उनसे एक घातक आकर्षण और खतरे की महक आती थी। शुरुआत में यह सिर्फ सामान्य पूछताछ और सूक्ष्म तारीफें थीं जिनसे रिया शर्मा जाती थी और प्रिया असहज हो जाती थी। लेकिन फिर निजी मुलाकातें होने लगीं। महंगे तोहफे, मीठी फुसफुसाहट, हल्के स्पर्श जो दिल को छू जाते थे। किसी को नहीं पता था कि राठौर एक ही समय में दोनों बहनों के करीब आ रहा था। किसी को नहीं पता था कि उस कोमल मुस्कान के पीछे एक विस्तृत योजना थी जिसकी गणना हर विवरण तक की गई थी। राठौर एक सांप की तरह उनके दिमाग में रेंग गया, जिससे दोनों को लगा कि वे ही एकमात्र हैं। 3 महीने बाद प्रिया को पता चला कि वह गर्भवती है। कुछ हफ्ते बाद रिया ने भी कांपते हाथों से प्रेगनेंसी टेस्ट पकड़ा। दोनों ने सच बोलने की हिम्मत नहीं की, एक दूसरे से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनके दिलों की गहराई में वे दोनों एक ही बात से डरती थीं। डर था कि जिस आदमी पर उन्होंने भरोसा किया और प्यार किया वह एक ही है। उन्होंने दर्दनाक चुप्पी में जीना स्वीकार कर लिया, अपनी बढ़ती गर्भावस्था को अपनी वर्दी की परतों के नीचे छिपा लिया। इस बीच राठौर अभी भी दिखाई देता था, हर एक को एक अलग मुस्कान देता था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उन आंखों के पीछे एक अंधेरा था जो सब कुछ निगलने के दिन का इंतजार कर रहा था। 9 महीने बाद एक तूफानी रात में 2 बच्चे एक ही अस्पताल के 2 अलग अलग कमरों में एक ही समय पर दुनिया में आए। और उसी रात एक भयानक बात सामने आई, एक ऐसी बात जिसे प्रिया और रिया जीवन भर कभी नहीं भूल पाएंगी। उस गर्मी में समरविला रिजॉर्ट मेहमानों के स्वागत के लिए अपने चरम पर था। प्रिया और रिया, 2 जुड़वां लड़कियां जिनकी सुंदरता धुंध की तरह साफ लेकिन अस्पष्ट थी, अभी 22 साल की हुई थी। उनका कोई रिश्तेदार नहीं था और एक दूसरे के अलावा कुछ भी नहीं था। उनके लिए जीवन काम पर जाने, अपने किराए के कमरे में लौटने, इंस्टेंट नूडल्स खाने और कुछ बेहतर होने का सपना देखने के दिनों की एक श्रृंखला थी। प्रिया बड़ी बहन थी जिसकी आंखें तेज और मुस्कान ठंडी थी। वह कम बोलती थी, शांत थी और हमेशा रिया की ढाल बनती थी। उसकी छोटी बहन जो भावनाओं से जीती थी, भोली थी और आसानी से आहत हो जाती थी। मतभेदों के बावजूद वे आईने के 2 टुकड़ों की तरह थीं जो बिना किसी दरार के एक साथ फिट बैठती थीं।
जून की शुरुआत में एक देर शाम, जब नारियल के पेड़ों की लंबी छाया रेत पर पड़ रही थी, विक्रम सिंह राठौर आए। वह अपने दल के साथ एक चमकदार काली लग्जरी कार में आए जो मुख्य लॉबी के ठीक सामने रुकी। सभी कर्मचारियों को उच्चतम स्तर पर सेवा करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि वह एक लंबे समय से वीआईपी मेहमान थे और इस रिजॉर्ट श्रृंखला के एक रणनीतिक निवेशक भी थे। जब प्रिया और रिया ने पहली बार राठौर को देखा तो वे दोनों चुप थीं। वह वहां लंबा, सीधा और चमकदार आंखों के साथ खड़ा था। 60 साल का होने के बावजूद उसने एक ऐसा अंदाज बनाए रखा था जो दूसरों को नजरें हटाने नहीं देता था। ये उसका रूप नहीं, बल्कि उसका आभा मंडल था। वह एक बूढ़े बाघ की तरह था, अनुभवी और खतरनाक। 3 दिन बाद राठौर ने प्रिया को समुद्र के नज़ारे वाले अपने विला में रात के खाने के लिए अकेले बुलाना शुरू कर दिया। मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी और हल्की शास्त्रीय संगीत वाले शांत कमरे में उसने प्रिया से उसके बचपन, उसकी माँ और उसके अधूरे सपनों के बारे में पूछा। प्रिया सतर्क होने के बावजूद प्रभावित हुई। किसी ने भी कभी उसकी इतनी परवाह नहीं की थी। 1 हफ्ते बाद रिया को भी उसी विला में आमंत्रित किया गया, लेकिन एक अलग रात में। राठौर ने उससे कोमल शब्दों में कहा कि उसकी आंखें उसकी माँ की तरह हैं, उम्मीद से भरी लेकिन आसानी से टूटने वाली। रिया शर्म से मुस्कुराई। उसका दिल हवा में तितली के पंखों की तरह कांपने लगा। दोनों बहनों में से किसी को नहीं पता था कि दूसरी भी उसी जगह खड़ी हो चुकी है, वही शब्द सुन चुकी है और वही आंखों में देख चुकी है। राठौर चालाकी का उस्ताद था। उसने कोई जल्दबाजी नहीं की, कोई सीमा नहीं लांघी। उसने उनमें थोड़ा थोड़ा करके विश्वास बोया, जैसे कड़वी चाय में शहद डालना। लेकिन एक दोपहर प्रिया ने रिया के गले में गहनों का एक टुकड़ा देखा, एक हरे पत्थर वाला हार, ठीक वैसा ही जैसा राठौर ने उसे कुछ दिन पहले दिया था। उस पल उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। उसने नहीं पूछा, रिया ने भी नहीं बताया। दोनों के बीच चुप्पी गहरी होने लगी। वे अभी भी साथ काम पर जाती थीं, साथ घर लौटती थीं, लेकिन अब पहले की तरह बातें साझा नहीं करती थीं। वे दोनों कुछ छिपा रही थीं, कुछ ऐसा जिसे नाम देने की उनमें हिम्मत नहीं थी। और इन सबके पीछे विक्रम सिंह राठौर रिजॉर्ट के सबसे ऊंचे कमरे में बैठा रेड वाइन पी रहा था, रात के समुद्र को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। ये उस व्यक्ति की मुस्कान थी जो अच्छी तरह जानता था कि 2 शिकार धीरे धीरे उस तूफान के केंद्र में जा रहे हैं जिसे उसने खुद बनाया था। एक देर शाम अचानक भारी बारिश होने लगी। उनके किराए के कमरे की टिन की छत पर बारिश की आवाज ने रिया को जगा दिया। वह प्रिया की ओर मुड़ी, जो दीवार की ओर मुंह करके चुपचाप लेटी हुई थी। उन्होंने 3 दिनों से एक दूसरे से बात नहीं की थी। एक ही कमरे में रहने के बावजूद दोनों बहनों के बीच की दूरी अनंत लग रही थी। रिया ने अपने गले में हार को कसकर पकड़ लिया। उस रात उसे यह राठौर से मिला था, जब वह काम के बाद उसे समुद्र तट पर घुमाने ले गया था। उसने कहा कि यह एक शुरुआती जन्मदिन का तोहफा है, कि वह उसे उसकी खोई हुई जवानी की याद दिलाती है। रिया शर्मा गई थी, शर्म से अपना सिर झुका लिया था। किसी ने भी उससे इतने कोमल शब्द कभी नहीं कहे थे। रिजॉर्ट के एक और कोने में प्रिया भी बाथरूम में बैठी थी। धुंधली रोशनी उसके पीले चेहरे पर पड़ रही थी। उसके हाथ में प्रेगनेंसी टेस्ट था, जिसमें 2 स्पष्ट लाल रेखाएं थीं। उसके हाथ कांप रहे थे और उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे किसी ने उसे निचोड़ दिया हो। प्रिया रोई नहीं, वह बस आईने में खुद को चुपचाप देखती रही। एक युवा महिला जो मां बनने वाली थी। लेकिन बच्चे का पिता कौन था? इस सवाल का कोई जवाब नहीं चाहिए था। 3 दिन पहले वह राठौर की बाहों में थी,
वह कोमल, शांत था और एक शिकारी जैसा बिल्कुल नहीं था। प्रिया ने सोचा था कि उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लिया है, लेकिन अंत में उसने भी हार मान ली। उसे यह अंदाजा नहीं था कि भावनाएं तर्क को इतनी आसानी से धोखा दे सकती हैं। उसी समय रिया अपने सपनों में राठौर का नाम पुकार रही थी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह भी अपने भीतर एक जीवन पाल रही है। अगले कुछ दिन भारी माहौल में बीते। राठौर ऐसे दिखाई देता रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। वही तोहफे, वही अस्पष्ट वादे, वही नजरें जो दोनों युवा लड़कियों के दिलों में दर्द पैदा करती थीं। एक दिन रिया ने प्रिया को बाथरूम में चुपके से उल्टी करते हुए देख लिया। वह घबराकर दौड़ी, लेकिन प्रिया ने बस ठंडा होकर दरवाजा बंद कर दिया। किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। रिया सब कुछ समझ गई। दर्द लहरों की तरह चट्टानों से टकराया, जिससे उसका दम घुटने लगा। उस रात रिया चली गई। वह बारिश में तब तक भटकती रही जब तक वह उस विला में नहीं पहुंच गई जहां राठौर रहता था। वह तब तक दरवाजा खटखटाती रही जब तक उसने दरवाजा नहीं खोला। रिया का चेहरा बारिश और आंसुओं से भीगा देखकर राठौर एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से उसे अपनी बाहों में खींच लिया। रिया ने यह रास्ता चुनकर यह पुष्टि की कि वह वही है जिससे वह वास्तव में प्यार करता है, कि उसकी बहन ने उसे धोखा दिया है और चाहे कुछ भी हो वह इस बच्चे को रखेगी। यह प्यार का नतीजा था, धोखे का नहीं। अगली सुबह प्रिया उठी और महसूस किया कि रिया घर नहीं आई है। बिस्तर ठंडा और खाली था। शेल्फ के नीचे उसके जूते गायब थे। उसने फोन किया, किसी ने नहीं उठाया। प्रिया की आंखों में डर दिखाई देने लगा। खिड़की की दरार से हवा का एक झोंका आया, जिससे 15 साल की उम्र में ली गई दोनों बहनों की तस्वीर फर्श पर गिर गई। टूटे हुए शीशे ने उसके हाथ की हथेली पर एक पतला कट बना दिया। खून बह निकला। खिड़की के बाहर धीरे धीरे डूबते सूरज की तरह लाल। उस पल प्रिया को एहसास हुआ कि कुछ नियंत्रण से बाहर हो रहा है। यह सिर्फ प्यार नहीं था, सिर्फ बच्चा नहीं था, बल्कि कुछ बड़ा, गहरा और ज्यादा अंधकारमय था, जो उन्हें कदम दर कदम निगल रहा था। जिस रात रिया गई, प्रिया ने अपनी छोटी बहन को फिर कभी किराए के कमरे में वापस नहीं देखा। कॉल का जवाब नहीं मिला। संदेशों पर केवल प्राप्त का निशान दिखता था और फिर चुप्पी। प्रिया उन जगहों पर गई जहां रिया अक्सर जाती थी। दोस्तों और सहकर्मियों से पूछा, लेकिन सबने सिर हिला दिया, जैसे रिया इस दुनिया से गायब हो गई हो। एक हफ्ते बाद प्रिया को दरवाजे के नीचे एक हाथ से लिखा पत्र मिला। बाहर की लिखावट परिचित थी, खामपती हुई। हर स्याही का स्ट्रोक मिश्रित भावनाओं से भरा था। यह रिया का पत्र था। पत्र में उसने लिखा कि वह राठौर के साथ उसके निजी विला में रह रही है, कि उसने अतीत को छोड़ने का फैसला किया है, एक नया अध्याय शुरू करने का, एक ऐसा अध्याय जिसमें प्रिया नहीं है। प्रिया ने पत्र को तीसरी बार पढ़ा, तब उसके आंसू बहने लगे। नुकसान की भावना एक टूटने वाली लहर की तरह बढ़ गई। यह सिर्फ अपनी प्यारी बहन को खोना नहीं था, बल्कि एक ढहती हुई दुनिया के बीच में छोड़ दिए जाने का एहसास था, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। उसने अपने पेट को कसकर पकड़ लिया। जहां एक जीवन हर दिन बढ़ रहा था, और फुसफुसाई, तुम अकेली नहीं हो। उसी समय आलीशान समुद्र तटीय विला में रिया एक धुंधली दुनिया में जी रही थी। हर सुबह वह बालकनी से आने वाली ऑर्किड की खुशबू के साथ उठती। हर शाम वह अपने प्यार करने वाले आदमी के साथ पीली मोमबत्ती की रोशनी में रात का खाना खाती। राठौर ने उसकी बहुत देखभाल की, खाने से लेकर उसके प्रसव पूर्व जांच तक। उसे किसी भी काम को छूने नहीं दिया। रिया मानती थी कि वह दुनिया की सबसे खुश महिला है, लेकिन फिर अजीब संकेत दिखाई देने लगे।
रिया को बिना बॉडीगार्ड के विला छोड़ने की इजाज़त नहीं थी। हर बार जब वह प्रसव पूर्व जांच के लिए जाती, राठौर हमेशा साथ जाता और हमेशा डॉक्टर से परिणाम अपने लिए रखने का अनुरोध करता। उसे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट रखने या उसकी तस्वीरें लेने की अनुमति नहीं थी। जब रिया ने सवाल किया तो राठौर बस मुस्कुराया और कहा, यह सब बच्चे और तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। रिया विश्वास करना चाहती थी, लेकिन एक बार जब वह गलती से दवा की तलाश में एक अलमारी में खोज रही थी तो उसे एक मोटी फाइल मिली। कवर पर शब्द थे, निगरानी प्रिया कॉड जिक्कीस। उसने डरते हुए उसे खोला और दूर से ली गई प्रिया की तस्वीरों की एक श्रृंखला देखी। काम पर जाते समय, बाजार जाते समय, यहाँ तक कि दरवाजे की दरार से उसके किराए के कमरे के अंदर भी रिया की सांस रुक गई। उसके हाथ से फाइल फर्श पर गिर गई। उसने विशाल कमरे के चारों ओर देखा और पहली बार यह जगह उतनी गर्म महसूस नहीं हुई जितनी उसने सोची थी। यह एक सुनहरा पिंजरा था और वह बस एक छोटी चिड़िया थी जिसे हर दिन पाला जा रहा था। इस बीच प्रिया ने रिजॉर्ट छोड़ने का फैसला कर लिया था। उसने बिना किसी सूचना के अपनी नौकरी छोड़ दी। एक भारी बारिश वाली सुबह में अपना सामान पैक किया और अपने गांव के लिए बस पकड़ ली जहां उसके माता पिता कभी रहते थे। उसे इस जगह से, उस आदमी से और उन यादों से दूर जाने की ज़रूरत थी जो उसे हर रात सताती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जैसे ही उसकी बस रिजॉर्ट से कुछ मिनटों के लिए निकली, एक काली एसयूवी चुपचाप उसके पीछे लग गई। और विला में जब रिया ने प्रिया को फ़ोन करने की कोशिश की तो उसका फ़ोन सिर्फ एक बेजान उपकरण था। कोई सिग्नल नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई जवाब नहीं। सब कुछ बदल रहा था। एक रेशमी सपना धीरे धीरे एक बुरे सपने में बदल रहा था। चुपचाप, और कोई भी बच नहीं सकता था जब सभी रास्ते बहुत पहले बंद कर दिए गए थे। केवल एक ही रास्ता बचा था जो सीधे भयानक सच के दिल में जाता था। प्रिया के माता पिता का पुराना घर एक शांत ग्रामीण इलाके के बीच में स्थित था, जहां खेत दूर तक फैले हुए थे और सुबह से ही झिंगुरों की आवाज गूंजती थी। घर लंबे समय से खाली था। लकड़ी की सीढ़ियों के हर कदम पर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर काई लगी हुई थी और छत की टाइलें तूफान से अस्त व्यस्त थीं। लेकिन प्रिया के लिए यह जगह अभी भी यादों का एक पवित्र टुकड़ा थी। उसके छोटे बचपन से बची एकमात्र चीज। प्रिया यहाँ भागने के लिए नहीं आई थी। उसे जवाब खोजने की जरूरत थी। उसने पुराने संदूक खोलना शुरू कर दिया। हर पुरानी तस्वीर को पलटा, अपनी माँ की डायरी पढ़ी। वह महिला जो 16 साल पहले एक दुर्घटना में पिता के साथ मर गई थी, कुछ उसे प्रेरित कर रहा था। एक अजीब एहसास जिसे वह खुद नाम नहीं दे सकती थी। एक पुरानी पीली फाइल में उसे अपना और रिया का जन्म प्रमाण पत्र मिला। सारी जानकारी सामान्य थी जब तक उसकी नज़र पिता के नाम पर नहीं पड़ी। वह लाइन मिटा दी गई थी जिसकी जगह अस्पष्ट लिखावट थी। प्रिया ने महसूस किया कि उसका दिल किसी ने कसकर पकड़ लिया है। उसे याद आया कि माँ हमेशा पिता के बारे में सवालों से बचती थी, कि वह उनके स्पष्ट यादें बनने से पहले ही चला गया था, कि उसका फिर से उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। उसने शांति देवी, बूढ़ी पड़ोसन जो उसकी माँ के जवान होने के समय से बगल में रहती थी, के पास जाने का फैसला किया। शांति देवी ने प्रिया को देखा, एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक छिपा हुआ पछतावा था। तुम और तुम्हारी बहन एक अमीर आदमी की बेटियां हो, बहुत अमीर। उस समय तुम्हारी माँ को बहकाया गया था। गांव की लड़की, लेकिन इतनी सुंदर। उसने वादे किए और फिर चला गया। तुम्हारी माँ उसे कभी माफ नहीं कर सकी। कुछ साल बाद उसने तुम दोनों को जन्म दिया। प्रिया ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसका नाम क्या था? शांति देवी बहुत देर तक चुप रही। अंत में उसने एक दराज खोली और एक पीली पड़ चुकी तस्वीर निकाली।
तस्वीर में आदमी ने एक सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी और एक पुरानी कार के बगल में खड़ा था। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। वह चेहरा लगभग 40 साल छोटा होने के बावजूद भयानक रूप से परिचित था। उसका नाम विक्रम सिंह राठौर था। उस समय उसकी पत्नी और बच्चे थे। लेकिन फिर भी प्रिया ने आगे नहीं सुना। वह फर्श पर बैठ गई। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे उस पर चिलचिलाती धूप में एक बाल्टी बर्फीला पानी डाल दिया गया हो। वह और रिया विक्रम सिंह राठौर की असली बेटियां थीं। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह सच नहीं हो सकता। लेकिन सभी टुकड़े एक साथ फिट होने लगे। जिस तरह से वह दोनों बहनों को देखता था, अजीब नियंत्रण, निगरानी, फाइल और सबसे बढ़कर भयानक संयोग कि वे दोनों एक ही आदमी से गर्भवती थीं। अगर यह सच था तो उसके पेट में बच्चा और रिया का बच्चा भी। प्रिया को पुराने कुएं के पास जोर से उल्टी हुई। यादें बाढ़ की तरह वापस आ गईं। उसकी आंखों में जो कुछ भी सुंदर था वह अब सिर्फ एक घिनौना नाटक था। और रिया अभी भी उस आदमी के साथ थी, कुछ भी नहीं जानती, असुरक्षित। अब और समय नहीं था। प्रिया उछलकर खड़ी हो गई। उसे शहर वापस जाना था। बहुत देर होने से पहले रिया को बचाना था। दूर काले बादल ऐसे जमा हो रहे थे जैसे आने वाले तूफान का संकेत दे रहे हों। आकाश में गड़गड़ाहट की आवाज एक ऐसे सच की चीख की तरह गूंजी जिसे फाड़ा जा रहा था। शहर वापस जाने वाली बस की यात्रा लगभग 6 घंटे लंबी थी। लेकिन प्रिया के लिए हर गुजरता मिनट उसकी त्वचा को काटने वाले चाकू की तरह था। उसे नहीं पता था कि क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है। लेकिन एक बात वह निश्चित रूप से जानती थी, अगर उसने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो वह अपनी बहन को हमेशा के लिए खो देगी। पूरी यात्रा के दौरान प्रिया विक्रम सिंह राठौर की पुरानी तस्वीर को घूरती रही। जो आदमी कभी एक आदर्श छवि था, वह अब उसके जीवन का सबसे बड़ा दुहद स्वप्न बन गया था। रिया की छवि उसके दिमाग में आई। उसकी भोली आंखें, उसकी नाजुक मुस्कान, वह हाथ जो कभी तूफानी रात में उसे पकड़ता था। शायद अब वह अपने ही असली पिता के हाथों में पड़ रही थी, बिना जाने। जब बस आखिरी स्टॉप पर रुकी तो अंधेरा हो चुका था और बारिश मूसलाधार हो रही थी, जैसे वह अपना गुस्सा निकाल रही हो। हर बूंद सड़क पर भाग्य के दरवाजे पर दस्तक की तरह गिर रही थी। प्रिया के पास बारिश से बचने का समय नहीं था। उसने तुरंत एक टैक्सी बुलाई और सीधे उस विला में गई जहां राठौर और रिया रह रहे थे। उसे अपने भीगे हुए रूप की परवाह नहीं थी, न ही ड्राइवर की अजीब नजरों की। उसके दिमाग में केवल एक ही लक्ष्य था, रिया को वहां से निकालना। विला के लोहे के गेट बंद थे, जिन पर गार्ड पहरा दे रहे थे। प्रिया दौड़ी, बारिश में चिल्लाई, मैं रिया से मिलना चाहती हूँ, मैं उसकी बहन हूँ। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडा होकर सिर हिला दिया। यहाँ रिया नाम का कोई नहीं है। प्रिया ने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन उसे तुरंत रोक दिया गया। सुरक्षा दल के एक व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जोर से बाहर धकेल दिया। वह ठंडे गीले जमीन पर गिर गई। उसके घुटने छिल गए, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ क्योंकि उसके दिल का दर्द उससे कहीं ज्यादा था। कृपया, वह खतरे में है। वह अपने ही असली पिता के बच्चे की मां बनने वाली है। कृपया। प्रिया बारिश में रोई। उसकी आवाज कांच की तरह टूट गई। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, किसी ने नहीं सुना। उसी समय विला के लिविंग रूम में रिया पियानो बजा रही थी। मधुर धुन शानदार माहौल में समान रूप से बह रही थी, लेकिन उसका चेहरा खाली था। उसने मुस्कुराना, गाना, बाहरी दुनिया के बारे में पूछना बंद कर दिया था। रेशम और मखमल में जीने के दिन एक सुंदर मुखौटे के पीछे कैद के दिन बन गए थे।
और ऐसा लग रहा था कि उसे इसका एहसास होने लगा है। उस रात प्रिया को भगा दिए जाने के बाद राठौर रिया के कमरे में आया, उसके बगल में बैठ गया। जिस तरह से वह रिया को देख रहा था उसमें अब पहले जैसी कोमलता नहीं थी, बल्कि एक अजीब ठंडा अधिकार था। वह प्रिया, वह हमें अलग करने की कोशिश कर रही है, उसने कहा। वह हमेशा तुमसे जलती है। रिया ने उसे देखा। उसकी आंखों में विरोधाभास था। उसका एक हिस्सा विश्वास करना चाहता था, अपनी आखिरी उम्मीद को बनाए रखना चाहता था, लेकिन एक और मजबूत हिस्सा चेतावनी के रूप में उसकी छाती पर दस्तक दे रहा था। भाग जाओ अभी। रिया ने चुपचाप अपना मुंह फेर लिया। राठौर ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। उसका हाथ धातु की तरह ठंडा था। उस पल वह थोड़ा कांप गई। खिड़की के बाहर प्रिया अभी भी बारिश में खड़ी थी। उसकी नजरें विला के गेट से नहीं हट रही थीं। वह जानती थी कि वह वापस नहीं मुड़ सकती। सच सामने आने के बाद नहीं, जब उसकी बहन एक अक्षम्य अपराध के कगार पर खड़ी थी। आकाश में बिजली चमकी। एक तूफान आ रहा था, न केवल एक प्राकृतिक तूफान, बल्कि सच, विश्वासघात और त्रासदी का एक बवंडर जो जल्द ही उन सभी चीजों को बहा ले जाने वाला था जो पूर्व निर्धारित लगती थी। उस रात रिया अपने नरम सफेद रेशम से ढके बिस्तर पर गतिहीन लेटी रही। कमरा एक परिकथा के सपने की तरह सजाया गया था, लेकिन रिया को अब सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। अंधेरे में उसने चुपचाप अपना हाथ अपने पेट पर रखा। उसके अंदर का बच्चा हर दिन बढ़ रहा था, लेकिन उसे अब यकीन नहीं था कि यह बच्चा प्यार का नतीजा है या एक अनकहे पाप का उत्पाद है। जब से प्रिया गेट पर आई थी, रिया को एक बेचैनी महसूस होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसकी बहन का घबराया हुआ चेहरा, बारिश में जलती हुई आंखें उसे नींद में भी परेशान करती थीं। अगली सुबह रिया हमेशा की तरह लिविंग रूम में उतरी। विक्रम सिंह राठौर पहले से ही इंतजार कर रहा था, जिसमें लकड़ी की मेज पर शानदार नाश्ता परोसा गया था। वह मुस्कुराया। उसने उसके लिए एक गिलास गर्म दूध डाला, लेकिन इस बार रिया ने तुरंत नहीं पिया। उसने पूछा। उसकी आवाज हवा की तरह हल्की थी। क्या आपकी कभी कोई बेटी थी? राठौर एक पल के लिए रुका, फिर ऐसे हंसा जैसे कुछ हुआ ही न हो। कभी नहीं, उसने जवाब दिया। मैं एक चाहता था, लेकिन मेरी पूर्व पत्नी बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैं तुम्हें इतना महत्व देता हूं। तुम भाग्य का दिया हुआ तोहफा हो। रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में अब पहले जैसा विश्वास नहीं था। उसने उसके हर हाव भाव, हर शब्द, वाक्यों के बीच के हर ठहराव पर ध्यान देना शुरू कर दिया। सब कुछ उत्तम था, इतना उत्तम कि नकली लगता था। उस दोपहर जब राठौर एक मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था, रिया चुपचाप उसके स्टडी रूम में चली गई, जहां उसे कभी पैर रखने की इजाजत नहीं थी। भारी शीशम का दरवाजा खुला और उसके सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया सामने आई। अंदर सैकड़ों पुरानी किताबों, दस्तावेजों और कई मोटी फाइलों वाली एक छोटी लाइब्रेरी थी। डेस्क पर एक इलेक्ट्रॉनिक तिजोरी थी। रिया को पासवर्ड नहीं पता था, लेकिन जिसने उसका ध्यान खींचा वह कंप्यूटर था, जो अभी भी चालू था। स्क्रीन पर एक खुली फाइल दिख रही थी। फाइल का नाम था जना 2025। रिया ने क्लिक किया। उसकी आंखें धुंधला गईं जब उसने दो परिचित नामों प्रिया और रिया के बीच तुलनात्मक जीन चार्ट देखे। नीचे एक निष्कर्ष की एक पंक्ति थी, विक्रम सिंह राठौर जैविक पिता होने की संभावना, प्रायिकता 99%। कमरे में हवा नहीं बची थी। वह घुटनों के बल फर्श पर गिर गई। उसका सिर चकरा रहा था। उसके गले में एक घृणित एहसास उठा
जिससे उसे चीखने से रोकने के लिए अपना मुंह ढोंकना पड़ा। उसे नहीं पता कि वह कितनी देर बैठी रही, केवल यह कि उस क्षण से सभी टुकड़े एक टूटे हुए खेल की तरह बिखरने लगे। वह और प्रिया विक्रम सिंह राठौर की बेटियां थीं और अब वह उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। खिड़की के बाहर सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, आकाश को रिसते हुए खून की तरह लाल कर रहा था। जो विला कभी उसकी आंखों में स्वर्ग था, वह अब जहरीले तत्वों से भरी एक भूल भुलैया थी। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। रिया जल्दी से स्टडी रूम से बाहर निकली। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसे क्या करना चाहिए, किसे बताना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे आई, उसने राठौर को वहां खड़ा पाया। उसकी आंखें हमेशा की तरह कोमल थीं, लेकिन अब रिया के लिए वे आंखें स्टील से ज़्यादा ठंडी, चाकू से ज़्यादा तेज थीं। तुम अभी कहाँ थी? उसने पूछा। उसकी आवाज़ सांस की तरह हल्की थी। रिया ने एक टेढ़ी मुस्कान दी। वह कुछ दिन पहले वाली भोली लड़की नहीं रही थी। उस पल वह एक अलग व्यक्ति बन गई थी, जहां मुझे नहीं होना चाहिए था। उसने जवाब दिया और उसके पास से गुजर गई, धीरे धीरे, जैसे कोई अभी अभी एक बिना दफनाई लाश के पास से गुजरा हो, लंबे दालान के अंधेरे में। राठौर ने कुछ नहीं कहा, केवल उसके जूतों की आवाज उसके पीछे धीरे धीरे गूंज रही थी, एक उल्टी गिनती वाली घड़ी की टिक टिक की तरह नियमित। वह दिन आ गया था जब सच को और नहीं दबाया जा सकता था। रात हो गई। समुद्र तटीय विला सन्नाटे में डूब गया। पीली टिमटिमाती रोशनी वाले लंबे गलियारे ठंडे हो गए थे, जैसे कॉलर धीरे धीरे रिया के गले को कस रहे हों। वह धीरे धीरे चली, अपने चप्पलों की आवाज को बहुत जोर से गूंजने न देने की हिम्मत करते हुए। उसके नरम नाइट गाउन के नीचे एक कांपता हुआ शरीर था और अंदर एक घबराया हुआ दिल था। उसके हाथ में डीएनए फाइल की एक कॉपी थी, जिसे उसने जल्दी में प्रिंट किया था, बड़े करीने से मोड़ा और अपनी भीतरी जेब में छिपा लिया था। उसे नहीं पता था कि वह इसके साथ क्या करेगी, केवल यह कि यह एकमात्र चाबी थी जो उस दरवाजे को खोल सकती थी, जो दोनों बहनों को एक अनाम भय में कैद कर रहा था। रिया अब वह कमजोर लड़की नहीं थी जो वह हुआ करती थी। वह समझ गई थी कि उसे बाहर निकलना है, न केवल अपने लिए, बल्कि अपने पेट में पल रहे जीवन के लिए भी। लेकिन राठौर मूर्ख नहीं था। उसने इसे पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से महसूस किया। उसने हर निकास को नियंत्रित किया, हर गलियारे में कैमरे लगाए, यहाँ तक कि नौकर भी उसकी आंख और कान हो सकते थे। उसे एक योजना, एक अवसर की जरूरत थी। शहर के दूसरी ओर प्रिया ने अभी तक हार नहीं मानी थी। विला से भगाए जाने के बाद उसने एकमात्र व्यक्ति की तलाश की जिस पर उसने कभी भरोसा किया था, डा शर्मा, एक निजी अस्पताल में प्रसूति वार्ड की प्रमुख, जहां उसने पहली बार अपनी जांच करवाई थी। डॉ शर्मा 40 के दशक की एक महिला थी, शांत और तेज। जब प्रिया ने उसे सब कुछ बताया, निगरानी किए जाने से लेकर रिश्ते के भयानक सच तक, डॉक्टर की आंखें भारी हो गईं। क्या तुम्हारे पास सबूत है? उसने गहरी आवाज में पूछा। प्रिया ने वह यूएसबी निकाली जिसमें उसने रिया द्वारा भेजे गए कंप्यूटर से डीएनए परिणाम कॉपी किए थे। मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं रिया को अकेले नहीं बचा सकती। कुछ देर की चुप्पी के बाद डॉ शर्मा ने सिर हिलाया। सिविल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में मेरे कुछ परिचित हैं, लेकिन तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। अगर यह वैसा ही है जैसा तुम कह रही हो, तो यह सिर्फ एक नैतिक मुद्दा नहीं है, यह एक अपराध है। प्रिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन अब आंसू नहीं थे। सारा डर आग में जल गया था, और अब वह आग ही एकमात्र चीज थी जो उसे खड़ा रख रही थी। विला में वापस रिया चुपचाप अपनी भागने की योजना तैयार कर रही थी।
उसने चुपके से कुछ जरूरी सामान, एक अतिरिक्त मोबाइल फोन, नकदी छिपाई। वह जानती थी कि राठौर अभी भी देख रहा था। भले ही उसने कुछ नहीं कहा, उसे पूछने की जरूरत नहीं थी। उसकी चुप्पी किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। अगली रात जब घर में सब सो गए, रिया ने चुपचाप अपने कमरे का दरवाजा खोला। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। हर दिल की धड़कन उसके हर कदम के साथ मेल खा रही थी। विला के पीछे के दरवाजे के हैंडल को छूते ही उसके हाथ कांप गए। एकमात्र निकास जहां कोई कैमरा नहीं था। दरवाजा खुला। ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे पर आया। आजादी बस कुछ ही कदम दूर थी। लेकिन ठीक उसी समय पीछे से एक आवाज आई, तुम कहाँ जा रही हो? रिया मुड़ी। अंधेरे में राठौर बस कुछ ही कदम दूर खड़ा था, एक काला बाथरोब पहने। उसके हाथ उसकी जेब में थे। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे आसपास की सारी रोशनी सोख रही हों। वह स्तब्ध रह गई। उसका दिल टूटने को था। मुझे थोड़ी ताज़ी हवा चाहिए थी, उसने कहा, अपनी आवाज़ शांत रखते हुए। तो तुम अपने साथ एक बैग, पैसे और डीएनए टेस्ट की कॉपी क्यों ले जा रही हो? छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। रिया एक कदम पीछे हटी, फिर एक और। तुम मुझे हमेशा के लिए कैद नहीं कर सकते, उसने कहा, और तुम उस सच को हमेशा के लिए नकार नहीं सकती। राठौर पास आया। उसकी आवाज़ अभी भी कोमल थी, लेकिन उसकी आंखें बर्फ से ज़्यादा ठंडी थीं। मैं तुम्हें कैद करने का इरादा नहीं रखता। मैं सिर्फ तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सबसे उत्तम चीज़ हो जो जीवन ने मुझे कभी दी है। रिया को लगा कि उसका पेट सिकुड़ गया है। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसका गला रूंध गया। ठीक उसी समय दूर से एक कार का सायरन गूंजा। सड़क के अंत में एक रोशनी चमकी। एक कार तेजी से विला की ओर आ रही थी। रिया जानती थी कि यह प्रिया है। हफ्तों बाद पहली बार उसके सीने में उम्मीद एक तूफान के बीच में आग की तरह जल उठी। कार विला के गेट के सामने तेजी से रुकी। प्रिया इंजन बंद होने से पहले ही नीचे कूद गई। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसके शरीर की हर कोशिका गुस्से, डर और रक्षा करने की इच्छा के मिश्रण से जल रही थी। प्रिया ने लोहे के गेट पर जोर से मारा। उसकी आवाज रात में गूंजी, रिया, दरवाजा खोलो, मैं यहां हूं। किसी ने जवाब नहीं दिया। गेट पत्थर की तरह ठंडा, ऊंचा और भावहीन था, लेकिन अंदर रिया ने अपनी बहन की आवाज को बहुत स्पष्ट रूप से सुना, घबराहट से भरी, एक तीर की तरह सीधे उसके दिल में चुभ गई। वह सोफे से उछल पड़ी जहां राठौर ने उसे अभी अभी बिठाया था। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह आ गई है, वह आ गई है। मैं कहीं नहीं जा रही हूं। राठौर उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें कड़ी हो गईं। अगर तुम इस घर से बाहर निकली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रिया पीछे हटी, कांप रही थी, लेकिन दरवाजा पहले ही खुल चुका था। दरवाजा खोलने वाली कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मी थी, विला की बूढ़ी नौकरानी, जो इतने सालों से चुपचाप सब कुछ देखती रही थी। आज रात उसने चुप न रहने का फैसला किया। वह मेरा खून है, लक्ष्मी ने फुसफुसाया जब प्रिया गेट से गुजरी, और मैं किसी को उसे और छूने नहीं दूंगी। प्रिया ने बस सिर हिलाया। आंसुओं के लिए कोई जगह नहीं बची थी। वह घर में भागी। ठीक उसी समय जब उसने राठौर को रिया के सामने खड़ा देखा, उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से बंधी हुई थीं जैसे वह किसी को भी कुचलने के लिए तैयार हो जो उसके रास्ते में आए। उन्होंने पहली बार बिना किसी शिष्टाचार के, बिना किसी अच्छे आदमी के अभिनय के, बल्कि दो नग्न आत्माओं के रूप में एक दूसरे का सामना किया, एक न्याय की तलाश में। दूसरा प्यार के नाम पर एक विकृत चीज को बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। रास्ते से हटो, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी।
तुम कुछ नहीं समझती, राठौर ने जवाब दिया। उसकी आंखें जल रही थीं। तुम बहनें, तुम उस जीवन का प्रतीक हो जिसे मैंने कभी खो दिया था। कोई भी इसे अलग नहीं कर सकता, कोई भी कानून उसे अलग नहीं कर सकता जो खून से जुड़ा है। प्रिया ने उसके पैरों पर कागजों का एक बंडल फेंका। डीएनए टेस्ट के परिणामों की एक कॉपी। ठंडे शब्द उस अनाचार के रिश्ते का पर्दाफाश कर रहे थे जिसे उसने छिपाने की कोशिश की थी। यह सबूत है, हम तुम्हारी बेटियां हैं और तुम एक अपराध कर रहे हो। राठौर हौंस पड़ा, एक पागल हौंसी जो शानदार विला में गूंज उठी। अपराध, उसने उपहास किया। प्यार में कोई अपराध नहीं होता। तुम इस जीवन ने मुझे दी गई आखिरी खूबसूरत चीज हो और केवल मुझे ही इसे संरक्षित करने का अधिकार है। रिया रो पड़ी। वह पीछे हटी, प्रिया के हाथ को छुआ। इतने महीनों के अलगाव के बाद पहला स्पर्श। बहनें एक बार फिर एक साथ खड़ी थीं, लेकिन इस बार उस आदमी के खिलाफ जिसने उन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। दूर से पुलिस सायरन की आवाज आई। राठौर ने खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखें अचानक गहरी हो गईं। वह प्रिया और रिया को आखिरी बार देखने के लिए मुड़ा, फिर धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। तुम मुझे अपने खून से नहीं मिटा सकती, उसने कहा। फिर वह ऊपर चला गया, धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ, जैसे कोई उस कब्र में जा रहा हो जिसे उसने दशकों पहले खुद खोदा था। पुलिस कुछ ही मिनटों बाद विला में घुस गई। उन्होंने राठौर को स्टडी रूम में पाया, जो पुरानी फाइलों और व्यक्तिगत दस्तावेजों के ढेर के बीच चुपचाप बैठा था। कोई प्रतिरोध नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, केवल उसके होठों पर एक अस्पष्ट मुस्कान, जैसे कि यह सब एक सपना था जिसे वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जब उसे हथकड़ी लगाकर दोनों बहनों के पास से ले जाया गया तो उसने उन्हें फिर नहीं देखा। रिया प्रिया के कंधे पर गिर पड़ी। महीनों बाद पहली बार उसने ऐसे सांस ली जैसे कोई अभी अभी एक बवंडर से बचा हो। प्रिया ने अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करती हूँ। पीछे नीली और लाल बत्तियां चमक रही थीं, घने अंधेरे को काट रही थीं। उस आदमी को ले जा रही थीं जिसने दोनों बहनों को खाई में धकेल दिया था और अब उसे रोशनी में खींचा जा रहा था। विक्रम सिंह राठौर के गिरफ्तार होने के 3 दिन बाद समुद्र तटीय विला को सील कर दिया गया। लोहे का गेट जो कभी दोनों बहनों की आज़ादी के रास्ते में खड़ा था, अब चेतावनी देने वाली लाल टेप से ढका हुआ था। लेकिन टूटे हुए शीशे की खिड़कियां एक त्रासदी के निशान की तरह थीं, जो चुपचाप उस चमक दमक के पीछे घटित हुई थी। प्रिया और रिया ने उस जगह को चुपचाप छोड़ दिया। वे अपने पुराने किराए के कमरे में वापस नहीं गई, नहीं गांव के अपने घर में। डॉ शर्मा ने उन्हें एक शांत आवासीय क्षेत्र में एक छोटा सा अपार्टमेंट दिलाया था ताकि वे अस्थायी रूप से मीडिया और जिज्ञासु लोगों की नज़रों से बच सकें। साधारण लेकिन आरामदायक 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में समय धीमा लग रहा था। कोई पियानो नहीं, कोई रोना नहीं, केवल 2 थकी हुई लेकिन जीवित महिलाएं थीं। रिया कम बोलती थी। वह अब भविष्य के बारे में चमकदार आंखों वाली सपने देखने वाली लड़की नहीं थी। पहली कुछ रातों में वह अक्सर सिकुड़कर लेट जाती, अपने पेट को पकड़कर चुपचाप रोती। प्रिया ने नहीं पूछा। वह बस चुपचाप दूध बनाती, दवा तैयार करती, घर साफ करती और हर रात अपनी बहन के बगल में बैठती, जैसे बचपन में जब वे अनाथालय में बीमार होती थीं। एक सुबह रिया ने अचानक बोला, उसकी आवाज़ कर्कश थी, क्या तुमने कभी मुझसे नफरत की? प्रिया फल काट रही थी, रुक गई। नहीं, भले ही तुमने उसे चुना, उस पर विश्वास किया, उसे आंख बंद करके प्यार किया। प्रिया मुड़ी और सीधे अपनी बहन को देखा। मैं उससे नफरत करती हूँ,
लेकिन मुझे तुमसे हमदर्दी है। रिया रोई। जोर जोर से नहीं, बल्कि हवा की तरह हल्के आंसू, ओस की तरह धीरे धीरे गिरते हुए, लेकिन बिना रुके। उसने अपना चेहरा प्रिया के कंधे पर रख दिया और जब से सब कुछ शुरू हुआ था, पहली बार उन्होंने वास्तव में एक दूसरे को गले लगाया, जैसे दो बच्चे जिनके पास एक दूसरे के अलावा कुछ नहीं था। 2 हफ्ते बाद प्रिया अपनी प्रसव पूर्व जांच के लिए वापस गई। गर्भावस्था को 6 महीने से ज्यादा हो चुके थे। लगातार नींद न आने के बावजूद वह अभी भी स्वस्थ थी। डॉक्टर ने उससे पूछा कि क्या वह जन्मजात दोषों के लिए परीक्षण करवाना चाहती है। उसने सिर हिला दिया, लेकिन जब नर्स ने बच्चे के पिता का नाम पूछा तो उसने बस चुपचाप सिर हिला दिया। उसी समय रिया ने भी लिखना शुरू कर दिया। वह डायरी नहीं लिख रही थी, बल्कि अपने बच्चे को पत्र लिख रही थी। हर रात वह उन उथल पुथल भरे दिनों के बारे में एक छोटा सा अंश लिखती, उस पिता के बारे में जिसे वह नाम नहीं दे सकती थी, और बच्चे को रखने के अपने दृढ़ संकल्प के बारे में, किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए। उन्होंने राठौर का फिर उल्लेख नहीं किया, भले ही उसका नाम अभी भी खबरों में, सोशल मीडिया पर, शाम के समाचारों में एक सनसनीखेज नैतिक मामले के रूप में दिखाई देता रहा। लेकिन उनके छोटे से अपार्टमेंट में वह अब मौजूद नहीं था। किसी ने उसे पिता नहीं कहा, किसी ने उसे अतीत के रूप में नहीं देखा जिससे चिपके रहना है, लेकिन दर्द अभी भी था। बेचैन सपनों के नीचे, रात के बीच में चौंकना और वे सवाल जिनका जवाब देने की किसी में हिम्मत नहीं थी। एक शाम जब वे दोनों पीली रोशनी के नीचे एक दूसरे के बगल में बैठी थीं, प्रिया ने धीरे से पूछा, अगर तुम्हारा बच्चा पैदा होता है और पूछता है कि उसका पिता कौन है, तो तुम क्या कहोगी? रिया बहुत देर तक चुप रही। फिर उसने जवाब दिया, मैं कहूंगी कि तुम्हारे पिता एक गलत इंसान थे, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें रखकर सही किया। प्रिया ने अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया। कुछ नहीं कहा, केवल घड़ी की नियमित टिक टिक उन्हें याद दिला रही थी कि जीवन अभी भी चल रहा है और वे टूटी हुई होने के बावजूद अभी भी जीवित थीं। इस समय उनके दिलों में कोई नफरत नहीं थी, कोई ऊंचे सपने नहीं थे, केवल एक ही चीज थी, यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि 2 आने वाले जीवन अतीत के घावों के बिना बड़े हो सकें जो उनके माथे पर अंकित हैं। और उस सन्नाटे में लिविंग रूम में रोशनी अभी भी एक छोटे से प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रही थी, यह संकेत देते हुए कि भले ही उनकी नाव डूब गई हो, वह फिर से तैर सकती है अगर 2 लोग एक साथ चप्पू चलाएं, एक दूसरे का हाथ थामे। एक शुरुआती शरद ऋतु की सुबह ठंडी हवा अपार्टमेंट की छोटी खिड़की से अंदर आई। प्रिया खाने की मेज पर बैठी थी। उसका हाथ धीरे धीरे उसके बड़े पेट पर था। उसकी आंखें बाहर देख रही थीं, जैसे वह दूर की आवाजें सुनने की कोशिश कर रही हो। रिया सोफे पर लेटी थी, एक हाथ में एक पतली मेडिकल किताब और दूसरा हाथ हाल की आदत के अनुसार अपने पेट पर फेर रही थी। दोनों बहनें चुपचाप रहती थीं, लेकिन टूटी हुई नहीं, जैसे उन्होंने धीरे धीरे अतीत द्वारा छोड़े गए अंधेरे के साथ जीना सीख लिया हो। उस दोपहर प्रिया को प्रसूति क्लिनिक से एक फोन आया। डॉ. शर्मा की आवाज, जो आमतौर पर शांत होती थी, अब थोड़ी झिझक भरी थी। प्रिया, क्या तुम आज दोपहर मुझसे मिलने आ सकती हो? कुछ परिणाम हैं जिन पर मैं सीधे चर्चा करना चाहती हूँ, फोन पर नहीं। प्रिया झिझकी। क्या कोई गंभीर समस्या है? एक बहुत ही संक्षिप्त विराम, फिर डॉक्टर की आवाज धीमी हो गई। जानलेवा नहीं, लेकिन काफी असामान्य। प्रिया ने और कुछ नहीं कहा। उसने फोन काट दिया, अपना कोट पहना और जल्दी से बाहर निकल गई। प्रिया ने रिया को नहीं बताया। वह उसे चिंतित नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके दिल में
संदेह की लहरें उठने लगी थीं। क्लिनिक में डॉ शर्मा उसे एक निजी कमरे में ले गईं, जहां कोई नर्स नहीं थी। मेज पर भ्रूण के विस्तृत रक्त परीक्षण के परिणामों का एक ढेर था, जिसे उसने विदेश के एक जेनेटिक परीक्षण केंद्र से मंगवाया था। मैं सीधे बात करूंगी, डॉक्टर ने शुरू किया। ऐसे संकेत हैं कि तुम्हारे पेट में बच्चा एक दुर्लभ जीन संस्करण ले रहा है, बेहद दुर्लभ, जो सार्वजनिक रिकॉर्ड में लगभग मौजूद नहीं है। प्रिया ने अपनी भौहें सिकोड़ी। आपका क्या मतलब है? भ्रूण का जीन कोड एक अजीब दोहराव पैटर्न दिखाता है, इतना समान कि यह लगभग एक क्लोन है, एक और डीएनए नमूने के साथ जिससे मैंने पहले परीक्षण किया था, तुम्हारी बहन रिया का नमूना। प्रिया का दिल डूब गया। आप कह रही हैं कि मेरा बच्चा और रिया का बच्चा एक जैसे हैं, रिश्तेदारी या सामान्य जुड़वां की तरह नहीं? डॉ शर्मा ने अपने हाथ फाइल पर रखे, बल्कि जैसे कि एक ही जीन सेट की नकल की गई हो, एक प्रकार का दोहराव जिसे वैज्ञानिक जेनेटिक रिफ्लेक्शन कहते हैं। प्रिया अपनी कुर्सी से पीछे हट गई। कमरे में हवा भारी हो गई। इस प्रकार का उत्परिवर्तन केवल ऊतक क्लोनिंग प्रयोगों में होता है या डॉक्टर जिजकी अत्यधिक अनाचार के मामलों में, जब मेजबान और विषय आनुवंशिक रूप से इतने करीब होते हैं कि वे एक जीन लूप बनाते हैं जिसे स्रोत से अलग नहीं किया जा सकता है। प्रिया कुछ बोल नहीं सकी। उसे अपनी हथेलियों से लेकर अपनी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक महसूस हुई। आप कह रही हैं कि दोनों बच्चे लगभग एक ही बच्चा हैं, उसने फुसफुसाया। जैविक रूप से हाँ, यही है, लेकिन ये सबसे डरावनी बात नहीं है। डॉक्टर ने एक और विश्लेषण खोला, एक एंजाइम के असामान्य रूप से उच्च स्तर की ओर इशारा करते हुए। दोनों भ्रूण एक दुर्लभ एंजाइम का उत्पादन कर रहे हैं, जो 80 के दशक में पूर्वी यूरोप में आनुवंशिक वृद्धि से संबंधित कुछ शीर्ष गुप्त सैन्य अध्ययनों में दिखाई दिया था। यह एंजाइम भ्रूण अवस्था में तंत्रिका तंत्र को सामान्य से 3 गुना तेजी से विकसित करने में मदद करता है। प्रिया को लगा कि वह एक अंतहीन बुरे सपने में गिर रही है। मुझे लगता है कि यह स्वाभाविक नहीं है, डॉ शर्मा ने निष्कर्ष निकाला। यह संभव है। उस आदमी ने तुम्हारे गर्भवती होने से पहले तुम्हारे शरीर या अपने जीन के साथ कुछ किया है। प्रिया खड़ी हो गई, अपने पेट को पकड़कर मुश्किल से सांस ले रही थी। जो कुछ भी उसने सोचा था कि सबसे बुरा है, वह सिर्फ हिमखंड का सिरा निकला। वापस जाते समय उसने शरदतू की दोपहर के पीले आकाश को देखा। उसके अंदर न केवल बच्चे के लिए चिंता थी, बल्कि एक बड़ा, ज्यादा भयानक सवाल था। वे कौन हैं? वे वास्तव में किसके बच्चे हैं? और क्या वे अनाचार से भी ज्यादा भयानक चीज के उत्पाद हैं? अपार्टमेंट में रिया अभी भी अपने बच्चे को पत्र लिख रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके पेट के अंदर एक असाधारण चीज बढ़ रही थी, चुपचाप, किसी की कल्पना से भी ज्यादा तेजी से। प्रिया जब अपार्टमेंट लौटी तो शाम ढल चुकी थी। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखों में घबराहट छिपी नहीं थी। जैसे ही वह अंदर आई, उसने रिया को एक छोटी टोकरी में बच्चों के कपड़े तय करते हुए देखा। एक शांत चेहरा, उम्मीद की एक झलक, एक ऐसा बौन दृश्य जो दिल को छू गया। तुम पूरे दिन कहाँ थी? रिया ने सिर उठाकर पूछा। उसकी आवाज कोमल थी। प्रिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह कुर्सी पर बैठ गई, धीरे धीरे अपना स्कार्फ उतारा। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हें कुछ अजीब महसूस होता है जब से तुम गर्भवती हुई हो? रिया रुक गई, फिर धीरे से सिर हिलाया। मुझे अक्सर अपने सिर में कुछ सुनाई देता है। यह कोई विचार नहीं है, यह एक फुसफुसाती आवाज की तरह है। जब मैं सो रही होती हूँ, जब मैं सतर्क नहीं होती। प्रिया ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। कमरे में हवा अचानक भारी हो गई।
प्रिया ने अपने बैग से टेस्ट परिणामों की एक कॉपी निकाली। उसने इसे रिया को नहीं दिया, बस हर शब्द को जोर से पढ़ा, धीरे धीरे, जैसे वह खुद सच को निगल रही हो। वे सिर्फ एक जैसे नहीं हैं, जैविक रूप से वे लगभग एक ही बच्चा हैं, और वे असामान्य तंत्रिका विकास दिखाते हैं। वे सामान्य अर्थों में पूरी तरह से मानव नहीं हो सकते हैं। रिया हंस पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में धीरे धीरे आंसू भर आए। तुम कह रही हो कि बच्चे राक्षस हैं? प्रिया ने सिर हिलाया। वे हमारी तरह ही पीड़ित हैं। एक पल के लिए दोनों चुप हो गईं। घड़ी की टिक टिक स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी, जैसे सुइयां त्वचा में चुभ रही हों। तो हमें क्या करना चाहिए? रिया ने पूछा। प्रिया ने जवाब दिया। उसकी आंखें कमरे के कोने में अंधेरे को घूर रही थीं। हमें यह पता लगाना होगा कि उसने क्या किया था। हमें यह पता लगाना होगा क्या यह एक यादृच्छिक संयोग था, या कुछ ऐसा था जिसकी योजना बहुत पहले से बनाई गई थी। रिया ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा। और अगर वे वास्तव में कुछ खतरनाक ले जा रहे हैं, प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, तो मैं उसे रोकने वाली हूंगी, भले ही मुझे सब कुछ दांव पर लगाना पड़े। बाहर सड़क के लैंप के नीचे एक परछाई दिखाई दी, एक अजनबी का आकार, जो अपार्टमेंट के सामने बहुत देर तक खड़ा रहा और फिर रोशनी बंद होने पर गायब हो गया। दोनों बहनों में से किसी को नहीं पता था कि वे अकेली नहीं थीं जो उनके पेट में पल रहे बच्चों पर नजर रख रही थीं। 3 दिन बाद प्रिया और रिया डॉ शर्मा द्वारा दिए गए पते पर राष्ट्रीय अभिलेखागार पहुंची। यह जगह शहर के किनारे पर थी, एक पुरानी काय से ढकी इमारत में, जहां अब उपयोग में न आने वाले चिकित्सा रिकॉर्ड रखे जाते थे, जिनमें से अधिकांश समय के साथ भुला दिए गए थे। उनसे मिलने वाला व्यक्ति एक अधेड़ उम्र का प्रशासनिक कर्मचारी था, जिसकी आंखें गहरी और शरीर दुबला पतला था। जब प्रिया ने परिचय पत्र दिया तो उसने दोनों को बहुत देर तक देखा और फिर तहखाने की ओर जाने वाला स्टील का दरवाज़ा खोला। उसकी आवाज़ कर्कश और लगभग भावनाहीन थी। तुम्हारे पास ठीक 1 घंटा है। नीचे कोई कैमरा नहीं है। मूल प्रतियों को मत छूना। दरवाज़ा उनके पीछे बंद हो गया, जिससे रिया कांप उठी। तहखाना ठंडा था। धुंधली रोशनी धातु की फाइल अलमारियों की अंतहीन पंक्तियों पर पड़ रही थी। नम कागज, धूल और समय की गंध हवा की एक मोटी परत में बस गई थी। प्रिया को कोड के 1984 पीडीके वाला फाइल बॉक्स मिला, जैसा कि डॉ शर्मा ने बताया था। जब उन्होंने इसे खोला तो उन्होंने परीक्षणों, मनोवैज्ञानिक रिपोर्टों और अनुसंधान अनुदान आवेदनों की एक श्रृंखला देखी। एक मोटी फाइल में जिस पर टॉप सीक्रेट, नॉट फॉर डिसेमिनेशन की लाल मुहर लगी थी। उन्हें एक नाम बार बार मिला, प्रोजेक्ट व्हाइट मशरूम। रिया ने एक पीला पड़ चुका रिकॉर्ड पलटा। यह 1984 में विक्रम सिंह राठौर द्वारा लिखे गए एक शोध सारांश था, जब वह सेना चिकित्सा और राष्ट्रीय रक्षा प्रयोगशाला के बीच एक संयुक्त परियोजना में सहायक थे। सामग्री सिंथेटिक एंजाइमों के साथ मानव जीन में हस्तक्षेप करने के प्रयोगों के बारे में थी, जिसका उद्देश्य जैविक अनुकूलन को तेज करना था। प्रयोग विफल रहा। सभी नमूने अस्थिर थे। एक विशेष मामला रिकॉर्ड से गायब हो गया था, विषय F0L। प्रिया चुप हो गई। माँ, रिया ने अपनी बहन को देखा। उसके होंठ कांप रहे थे। प्रिया ने धीरे से हवा की तरफ फुसफुसाते हुए कहा, माँ प्रायोगिक विषय थी और हम अनियोजित परिणाम थे। उसने एक और पन्ना पलटा। यह प्रयोगशाला में ली गई उनकी माँ की एक तस्वीर थी। उनका पेट पहले से ही बड़ा था। उसके पीछे जवान राठौर खड़ा था। उस समय उसकी आंखें बहुत अलग थीं, ठंडी, खाली, बिना किसी भावना के।
रिया ने फाइल नीचे रख दी। उसके हाथ मेज के किनारे पर कस गए। वह सिर्फ पिता नहीं था, बल्कि पूरी त्रासदी का निर्माता था। आखिरी पन्ने पर लाल कलम से एक नोट था। जीन सैंपल 0 अगली पीढ़ी के माध्यम से स्थिर संचरण की क्षमता दिखाता है। प्रयोग को प्राकृतिक रूप में जारी रखने की आवश्यकता है। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कुछ नहीं कहा। ऊपर गलियारे से कदमों की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। किसी ने नहीं बुलाया, लेकिन वे जानती थीं कि ज्यादा समय नहीं बचा है। अभिलेखागार छोड़ते समय प्रिया को अपनी पीठ गर्म महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह मुड़ी। कोई नहीं था, लेकिन रिया की आंखें भी पीछे की ओर घूमी और फिर धीरे धीरे अपनी बहन का हाथ कस लिया। प्रिया जानती थी कि यह एहसास असली था। उस शाम जब वे अपार्टमेंट लौटीं तो दरवाजे का ताला बदल दिया गया था। मकान मालिक द्वारा नहीं, किसी ने सूचित नहीं किया। कोई जबरन प्रवेश का संकेत नहीं था। बस जैसे कोई सही चाबी से अंदर आया हो। प्रिया ने तुरंत शर्मा को फोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। फोन बंद था। रिया कांपने लगी। क्या किसी को पता है कि हम अभिलेखागार में थे? केवल शर्मा और रिकॉर्ड कीपर। प्रिया चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। उसके गले में एक गांठ ने उसे पानी का एक घूंट भी निगलने नहीं दिया। उसने अपना बैग खोला। दोपहर में कॉपी किए गए दस्तावेजों का ढेर निकाला। आखिरी पन्ना पलटा। एक विवरण था जिसे उसने शुरू में एक टाइपो माना था। एक गोल प्रतीक, एक हाथ से खींची गई खुली आंख का चित्र। रिया ने उसे देखा और अचानक पीली पड़ गई। मैंने यह प्रतीक उन दवा की गोलियों के डिब्बे पर देखा है जो राठौर मुझे विला में हर दिन लेने के लिए कहता था। प्रिया उछलकर खड़ी हो गई। हम पर नजर रखी जा रही है। जब से हम उसे ढूंढने गए थे, तब से नहीं, बल्कि बहुत पहले से। उसी रात उन्होंने अपार्टमेंट छोड़ दिया। ज्यादा कुछ नहीं लिया, बस जरूरी सामान और दस्तावेजों वाला एक छोटा बैग। उन्होंने एक टैक्सी ली और एक पुरानी दोस्त, बहन हेमा, जो रिजॉर्ट में बावर्ची थी और जिसने कई बार उन्हें मैनेजर की नज़रों से बचने में मदद की थी, कि घर रहने चली गई। हेमा उपनगर में एक छोटे से घर में रहती थी। जब उसने दोनों बहनों को देखा तो वह थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर भी दरवाज़ा खोल दिया। ज़्यादा नहीं पूछा, जितना चाहो यहाँ रहो, लेकिन किसी को मत बताना। रात में जब रिया सो गई, प्रिया बरामदे में अकेली बैठी। उसके हाथ में शीर्ष गुप्त पत्र की एक कॉपी थी, जिस पर अंतिम प्रेषण की तारीख और गंतव्य लिखा था, इंडो चाइना जीन इंस्टीट्यूट, DGI। उसने अपना फोन खोला। 3 घंटे तक खोज की, लेकिन उस नाम की कोई जगह नहीं मिली। एक संगठन जो अंधेरे में मौजूद था, कोई सार्वजनिक निशान नहीं छोड़ता था। जब वह फोन बंद करने वाली थी, एक अज्ञात नंबर से एक अजीब संदेश आया, रुक जाओ, तुम दोनों बहुत आगे जा रहे हो। संदेश आने के 3 सेकंड से भी कम समय में फोन अपने आप बंद हो गया। स्क्रीन काली हो गई। प्रिया स्तब्ध रह गई। आंगन में एक हल्की आवाज थी, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर चल रहा हो। वह चुपचाप उठी। घर के अंदर जाने वाला पिछला दरवाजा खोला। बल्ब अचानक टिमटिमाने लगा। एक छोटी सी क्लिक की आवाज आई, जैसे किसी ने दूर से स्विच बंद कर दिया हो। उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा। उसके अंदर बच्चे की दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई, जैसे उसे भी महसूस हो रहा हो कि कोई शक्ति बहुत करीब आ रही है। अगली सुबह जब रिया उठी, प्रिया ने पहले ही सामान पैक कर लिया था। मेज पर शहर का एक नक्शा था, जिसमें कुछ बिंदु घेरे हुए थे। एक बाहरी हार्ड ड्राइव और 3 फोन नंबर हाथ से लिखकर दीवार पर चिपकाए गए थे। तुम सोई नहीं? रिया ने पूछा। उसकी आवाज अभी भी नींद में थी। प्रिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने पानी डाला।
उसे अपनी बहन के हाथ में दिया और फिर धीरे से कहा, एक व्यक्ति है जिसे मैं केवल पुराने अनुसंधान संस्थान प्रणाली के माध्यम से ढूंढ पाई। वह डीजी के लिए काम करता था। अब वह छिपा हुआ रहता है। रिया ने अपनी भौहें सिकोड़ी। तुमने संपर्क किया? प्रिया ने सिर हिलाया। उसने मिलने का पता भेजा। एक पुराना कैफे, बिना कैमरे, बिना फोन सिग्नल के। उसी दोपहर दोनों बहनें एक टैक्सी लेकर नियत स्थान पर पहुंची। कैफे छोटे घरों की एक पंक्ति के बीच में स्थित था, जिसका साइन बोर्ड पुराना और फीका था। कोई ग्राहक नहीं था। मालिक एक बूढ़ा आदमी था जो सो रहा था। उसने उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। कैफे के पिछले अंधेरे कोने में एक आदमी पहले से ही बैठा था। वह लगभग 70 का था। नमक, मिर्च, दाढ़ी, थोड़ी झुकी हुई पीठ। उसके हाथ में एक कप गर्म चाय थी जिससे अभी भी भाप निकल रही थी। प्रिया और रिया, उसने बिना पूछे पहले ही कहा। उसकी आवाज़ गहरी और कर्कश लेकिन स्पष्ट थी। मेरा असली नाम अर्जुन वर्मा है। प्रोजेक्ट व्हाइट मशरूम में काम करने वाला आखिरी जीवित व्यक्ति। दोनों बहनें स्तब्ध रह गईं। प्रिया ने सिर हिलाया। हमें जानना है कि वास्तव में क्या हो रहा है। वर्मा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपनी जेब से एक फॉयल का टुकड़ा निकाला। उसे खोला। यह उनकी माँ की एक धुंधली तस्वीर थी जो एक प्रयोगशाला के बीच में खड़ी थी। तस्वीर में राठौर भी था। प्रोजेक्ट व्हाइट मशरूम एक मानवीय विचार से शुरू हुआ था जो मनुष्यों को जलवायु परिवर्तन, महामारियों के अनुकूल बनाने में मदद करता था, लेकिन बाद में इसका सैन्यीकरण कर दिया गया। तुम्हारी माँ का जीन सैंपल F नॉट L एक अप्रत्याशित उत्परिवर्तन था। उसमें रिफ्लेक्टिव सेल्स को सक्रिय करने की क्षमता थी, जिसका मतलब था कि पैदा हुआ बच्चा एक ही जीन को एक कॉपी के रूप में ले जाएगा। रिया ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। और राठौर का क्या? प्रिया ने पूछा। वह सत्ता के लिए पागल था, शोध के बजाय। वह उस जीन को कई पीढ़ियों तक पैदा करना चाहता था, आनुवंशिक श्रृंखला को नियंत्रित करना चाहता था। जब तुम्हारी माँ गर्भवती हुई तो उसने परियोजना को तोड़ दिया, सारा डेटा ले लिया और भाग गया। प्रिया ने रिया की ओर देखा। तो हम पहले सफल प्रयोग थे। वर्मा ने धीरे से सिर हिलाया। और अब तुम 2 अगले नमूनों को ले जा रही हो जो ज़्यादा मजबूत या नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। हवा भारी हो गई। उसके हर शब्द दोनों बहनों के सीने पर एक भारी वजन की तरह थे। क्या इसे रोकने का कोई तरीका है? रिया ने फुसफुसाया। केवल एक। वर्मा ने अपना सिर झुकाया। उस जगह का पता लगाओ जहां उसने क्लोनिंग उपकरण छिपाया है और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दो। नहीं तो और भी बच्चे पैदा होंगे। प्यार के लिए नहीं, बल्कि प्रयोग के लिए। प्रिया ने अपने होंठ काटे। आप उस जगह को जानते हैं। वर्मा ने धीरे धीरे एक USB निकाली। यह यहाँ है, लेकिन अगर तुम इसे खोलोगी तो तुम्हारा अंत तक पीछा किया जाएगा। खिड़की के बाहर आसमान अचानक अंधेरा हो गया। बारिश के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि एक काली कार अभी सड़क के दूसरी ओर रुकी थी और कार में मौजूद व्यक्ति सीधे उनकी ओर अंधेरे शीशे के माध्यम से देख रहा था। काली कार चुपचाप सड़क के दूसरी ओर खड़ी थी। कोई इंजन नहीं, कोई हॉर्न नहीं, कोई हलचल नहीं। लेकिन प्रिया जानती थी कि अंदर से आंखें अंधेरे शीशे के माध्यम से देख रही थीं। उन्हें इतनी स्पष्टता से देख रही थीं कि वे उनकी हर सांस को महसूस कर सकती थीं। अर्जुन वर्मा घबराए हुए नहीं दिखे। उन्होंने बस धीरे धीरे USB को प्रिया की ओर धकेला। उनका हाथ अभी भी चाय के कप पर था। वे लंबे समय से मुझ पर नजर रख रहे हैं, लेकिन मैं कभी भी बाहर डेटा लेकर नहीं आता था। इस बार
एक अपवाद है। तुम्हारे कारण। प्रिया ने बिना कुछ कहे उसे ले लिया। उसके दिल का एक हिस्सा उठकर भागना चाहता था, दूसरा हिस्सा अजीब तरह से शांत था। रिया ने अपना सिर झुका लिया। उसका हाथ अनजाने में अपने पेट पर सुरक्षा के लिए था। उसे महसूस हुआ कि अंदर का बच्चा असामान्य रूप से हिल रहा है, कोमल हलचल नहीं, बल्कि एक चेतावनी संकेत की तरह नियमित ताल पर तेज लाते। वर्मा ने धीरे से कहा, तुरंत पिछले दरवाजे से बाहर निकलो, मैं उन्हें कुछ मिनटों के लिए रोकूंगा। प्रिया ने सिर हिलाया। रिया का हाथ पकड़कर साइड के रास्ते से कैफे से निकल गई। कैफे के पीछे का गलियारा एक छोटी कचरे और तेल के धब्बों से भरी गली में खुलता था। दोनों तेजी से दौड़ी, बिना पीछे मुड़े। प्रिया को लगा कि रिया का हाथ बर्फीला ठंडा है, लेकिन उसने उसे नहीं छोड़ा। उन्होंने बाजार के पास एक पुरानी टैक्सी पकड़ी। फोन का इस्तेमाल नहीं किया, ड्राइवर का नाम नहीं पूछा, बस कहा, हमें ऐसी जगह ले चलो जहां कोई हमें ढूंढ न सके। ड्राइवर ने शीशे से देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, जैसे वह उनके इरादे का अनुमान लगा रहा हो। लेकिन फिर उसने सिर हिलाया और कार चला दी। पीछे एक कार का हॉर्न बजा। एक काली एसयूवी अभी उस सड़क पर मुड़ी थी जिसे उन्होंने छोड़ा था। कार में प्रिया ने एक निजी लैपटॉप पर यूएसबी खोली, जिसे डॉ शर्मा द्वारा पहले से इंस्टॉल किए गए एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया था। एक काली स्क्रीन दिखाई दी जिसमें केवल एक कोड इनपुट बॉक्स था। रिया ने चुपचाप अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला, वही पुराना कागज जो उन्होंने अभिलेखागार से लिया था। उस पर लिखा था, रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस 110 प्रिया ने कोड 110 टाइप किया। स्क्रीन ग्रे हो गई। फिर एक पुराना इंटरफेस दिखाई दिया। फोल्डरों की एक श्रृंखला दिखाई दी। रिया ने आखिरी फोल्डर को देखा, हिडन सीड। वह बुदबुदाई। प्रिया ने फोल्डर खोला। अंदर केवल एक ही फाइल थी, लूसीफर 3। स्क्रीन झपकी। एक वीडियो चलना शुरू हो गया। पहली छवि एक ठंडे कमरे, फ्लोरोसेंट रोशनी और एक बड़े कांच के इंक्यूबेटर की थी। अंदर एक भ्रूण था जिसमें कोई गर्भनाल नहीं थी, कोई समर्थन उपकरण नहीं था, जो ऐसे हिल रहा था जैसे उसमें चेतना हो। उसकी दिल की धड़कन एक फांसी के दौरान ड्रम की तरह गूंज रही थी। एक गहरी और तीखी आवाज आई, सैंपल नंबर 3। परिणाम अपेक्षा से बेहतर। तंत्रिका विकास की गति अल्फा स्तर तक पहुंच गई। 14वें सप्ताह से चेतना दिखाई दी। जल्दी नियंत्रण की आवश्यकता है। आदेश तोड़ने का जोखिम है। प्रिया ने वीडियो बंद कर दिया। उसे और देखने की जरूरत नहीं थी। 1 और सेकंड की छवि की नहीं। वह और रिया ऐसे 2 नमूने ले जा रही थीं जिन्हें हथियारों के रूप में पहचाना गया था, और राठौर, या यूं कहें कि उसके पीछे का संगठन, एक नई पीढ़ी के मनुष्यों का सपना पाले हुए था, जिसमें कोई मानवता नहीं थी, केवल एक उत्तम जीन संरचना थी। प्रिया रिया की ओर मुड़ी। हम सिर्फ भाग नहीं सकते, हमें इसे खत्म करना होगा इससे पहले कि कोई उनका इस्तेमाल करे। रिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक ऐसा दृढ़ संकल्प था जो पहले कभी नहीं था। अब उनके हाथों में केवल एक यूएसबी नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई का बम था। अगर यह फटता तो यह अंधेरे में खड़े लोगों और उस सुनहरे पिंजरे को भी नष्ट कर देता जिसने उन्हें इतने सालों तक कैद रखा था। उस रात प्रिया और रिया एक सड़क किनारे के मोटल में छिपी हुई थी। कमरा छोटा था। दीवारों पर फफूंद पीली धुंधली रोशनी और खिड़की के बाहर कीड़ों की लगातार भिनभिनाहट। लेकिन उनके लिए यह जगह किसी भी शानदार विला या अपार्टमेंट से ज्यादा सुरक्षित थी। लूसीफर 3 वीडियो वाली यूएसबी प्रिया ने अपनी ब्रा में छिपा रखी थी। वे अच्छी तरह जानती थीं कि अगर ये जानकारी लीक हो गई
तो न केवल विक्रम सिंह राठौर बल्कि उसके पीछे के लोग भी सामने आ जाएंगे। तुम इसके साथ क्या करने वाली हो? रिया ने धीरे से पूछा। प्रिया ने वीपीएन के माध्यम से एक अनाम कनेक्शन वाला लैपटॉप खोला। इसे फैलाना है, मुख्यधारा की प्रेस को नहीं भेजना, बल्कि एक साथ 3 प्लेटफॉर्म पर सोर्स कोड के साथ सीधे पोस्ट करना। एक बार जब ये इंटरनेट पर आ गया तो कोई इसे हटा नहीं सकता। रिया झिझकी। तो हमारे बच्चों का क्या? प्रिया ने टाइप करना बंद कर दिया। उसकी आंखें नरम हो गईं, लेकिन उसकी आवाज़ अभी भी दृढ़ थी। अगर हम चुप रहे तो बाद में सैकड़ों और बच्चे होंगे जिन्हें प्यार के लिए नहीं बल्कि प्रयोग के लिए पैदा होने का अधिकार नहीं होगा। हमें इसे यहीं खत्म करना होगा। रिया ने सिर हिलाया। अब कोई डर नहीं था, केवल अपनी बहन पर विश्वास था। सुबह 3:00 बजे प्रिया ने भेजे बटन दबाया। कुछ ही सेकंड में वीडियो और सभी साथ के दस्तावेज अंडरग्राउंड सोशल नेटवर्क, वैज्ञानिक फोरम और यहाँ तक कि उन प्लेटफॉर्म पर भी फैलने लगे जो कई देशों में प्रतिबंधित थे। एक सूचना बम आधिकारिक तौर पर सक्रिय हो गया था। 10 मिनट बाद लैपटॉप स्क्रीन पर एक सूचना दिखाई दी। सिग्नल ट्रेस किया गया, कनेक्शन में हस्तक्षेप किया जा रहा है। प्रिया ने तुरंत हार्ड ड्राइव निकाली, पावर बंद कर दिया। उसने रिया का हाथ पकड़ा। चलो। दोनों सुबह होने से पहले कमरे से निकल गईं। जैसे ही वे गेट से बाहर निकलीं, एक बिना नंबर प्लेट वाला ट्रक किनारे पर खड़ा था। सुरक्षात्मक सूट पहने 2 आदमी नीचे उतरे, सीधे उनके किराए के कमरे की ओर चले गए। प्रिया और रिया इमारतों की एक पंक्ति के पीछे छिप गईं। मोटल के पीछे के रास्ते से निकलकर मुख्य सड़क की ओर भागीं। केवल 1 घंटे बाद इंटरनेट पर खबरें फूट पड़ी। लूसीफर 3 फाइल ने सनसनी मचाई। वैश्विक स्तर पर मानव क्लोनिंग परियोजना के अस्तित्व का संदेह। 2 गर्भवती महिलाएं अवैध प्रयोग में पीड़ित मानी जा रही हैं। DJI, एक अपरिचित संगठन, अनैतिक आनुवंशिक कार्यक्रम के पीछे। उसी समय प्रिया को एक अज्ञात नंबर से एक फोन आया। उसने उठाया। कुछ कहने से पहले एक आदमी की गहरी आवाज आई, तुम्हें लगता है कि यह खेल केवल एक राउंड का है? फिर फोन कट गया। प्रिया ने गहरी सांस ली। रिया को देखा। उन्होंने अंधेरे तहखाने में एक मशाल फेंक दी थी, लेकिन जो कुछ अंदर से सामने आ रहा था वह सिर्फ एक रहस्य नहीं था, बल्कि एक टूटी हुई दुनिया थी जहां वे 2 सामान्य लोग एक ऐसे बिंदु के केंद्र बन रहे थे जहां से वापसी नहीं थी। लूसीफर 3 की खबरें केवल एक दिन में सभी प्लेटफॉर्म पर फैल गईं। विक्रम सिंह राठौर का नाम, मानव क्लोनिंग, अनैतिक प्रयोग, DJI जैसे कीवर्ड के साथ दिखाई दिया, लेकिन कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं था। किसी भी सरकारी एजेंसी से कोई आधिकारिक बयान नहीं था। हर जानकारी को ऐसे रोक दिया गया जैसे कोई अदृश्य हाथ जनमत के सभी दरवाजों को कसकर पकड़े हुए हो। प्रिया और रिया उपनगर में एक सुनसान औषधालय में अस्थायी रूप से रह रही थीं। दिन में वे पुराने तहखाने में छिपती थीं। रात में ही प्रिया भोजन की तलाश में बाहर निकलती थी। दोनों की गर्भावस्था दिन बढ़ रही थी, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। हर रात जीवित रहना। एक रात थी जब वे उस प्रणाली को नष्ट करने के करीब पहुंच रही थीं जिसने उनकी मां को दफना दिया था और अब उनका निशाना बन रही थी। तीसरी रात जब प्रिया भोजन की तलाश से लौटी तो उसने जंग लगे लोहे के दरवाजे के नीचे कागज का एक टुकड़ा देखा। कागज पर हाथ से लिखा था, DJI में हर कोई खून से सना नहीं है। उस जगह पर आओ जहां तुम्हारी मां को दफनाया गया है। प्रिया को रिया से पूछने की जरूरत नहीं थी। वह जानती थी कि केवल एक ही व्यक्ति था जो उस जगह को ठीक से जानता था। पुरानी तस्वीर में उनकी मां के बगल में खड़ा आदमी राठौर नहीं था। वह नाम प्रिया के दिमाग में स्पष्ट रूप से आया, अर्जुन वर्मा।
1984 में DGI के बायोमेडिकल सहायक, जो उनकी मां की मृत्यु की पुष्टि के समय रिकॉर्ड से गायब हो गए थे, अगली सुबह उन्होंने अपने पुराने गांव के लिए एक बस पकड़ी। यात्रा 6 घंटे चली। हर गुजरते मिनट के साथ प्रिया को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, न केवल पेट में बच्चे के कारण, बल्कि हर धड़कन के साथ पुनर्जीवित हो रही यादों के कारण। मां की कब्र एक पहाड़ी की ढलान पर थी, जहां एक सूखा बरगद का पेड़ इतने सालों से खड़ा था। जब वे पहुंची तो एक आदमी पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसने एक पुरानी शर्ट पहनी हुई थी, उसके हाथ में एक चौड़ी टोपी थी। उसका शरीर दुबला पतला, लेकिन पीठ सीधी थी। जब प्रिया और रिया पास पहुंची तो वह मुड़ा। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उन्होंने दशकों का पछतावा दफना रखा हो। तुम हेमा की बेटियां हो। प्रिया ने अपनी मुट्ठी भींची। आप अर्जुन वर्मा हैं। उसने सिर हिलाया। कोई इनकार नहीं, कोई बचाव नहीं। मैं तुम्हारी मां से प्यार करता था, लेकिन जब परियोजना बिगड़ गई तो मेरे पास उसे बचाने की हिम्मत नहीं थी। नहीं राठौर को वह पागलपन करने से रोकने की ताकत थी। तो अब आप क्यों सामने आए? रिया ने पूछा। क्योंकि राठौर अभी भी रुका नहीं है। तुमने केवल लूसिफर का एक हिस्सा देखा है, लेकिन वह एक और संस्करण तैयार कर रहा है, लूसिफर 4 पूर्ण, जिसे गर्भ धारण करने के लिए महिला के शरीर की आवश्यकता नहीं है। प्रिया की रीढ़ सीधी हो गई। आप कह रहे हैं कि वह गर्भाशय के बिना जीवन बना सकता है? हाँ, वर्मा ने कहा, एक सिंथेटिक इम्प्लांट के माध्यम से, एक जैविक इंक्यूबेटर जो मानव गर्भाशय का अनुकरण करता है। पहला प्रोटोटाइप पश्चिमी घाट में एक भूमिगत सुविधा में गुप्त रूप से संचालित किया जा रहा है। तो आप हमें यहाँ क्यों लाए? रिया ने पूछा। वर्मा ने अपना सिर झुकाया। क्योंकि केवल तुम्हारा DNA ही केंद्रीय प्रणाली को खोल सकता है, और केवल तुम्हारे पास ही इसे नष्ट करने का पर्याप्त कारण है। एक तेज हवा पहाड़ी के किनारे से गुजरी। सूखा बरगद झुक गया। क्षितिज से काले बादल आ रहे थे। उनके पीछे एक कार के इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी, दूर लेकिन स्पष्ट। तीनों ने चुपचाप कब्रगाह छोड़ दिया। वर्मा की कार एक पुरानी पिकअप ट्रक थी जो लाल धूल से ढकी हुई थी। पीछे के डिब्बे में छोटे बैकपैक थे, प्रत्येक में आवश्यक सामान, पानी, दवा और एक अकेली छोटी बंदूक थी, जो उसने कहा था कि DGI से भागते समय रखी थी। सुविधा एक पहाड़ के नीचे है। वर्मा ने कहा। जब कार एक कच्ची सड़क पर मुड़ी, वे इसे बायोस्टेशन 12 कहते हैं, लेकिन यह किसी भी नक्शे पर नहीं है। रिया पीछे बैठी थी। उसका हाथ उसके पेट पर था। गर्भावस्था 8वें महीने में थी। हर झटका एक तनाव था जो उसकी पीठ से पेट तक जाता था, लेकिन वह चिल्लाई नहीं, शिकायत नहीं की। प्रिया ने अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया, चुपचाप एक अनकहा वादा किया, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब शाम ढली, वे एक बड़ी चट्टान के सामने रुके जो काई और लताओं से ढकी हुई थी। ये अलग नहीं दिखती थी, लेकिन वर्मा नीचे उतरा। एक गोल खोखले पत्थर की तलाश की और फिर उस पर एक लोहे का पेंडेंट रखा। एक क्लिक की आवाज आई। चट्टान एक तरफ खिसक गई, जिसके पीछे एक संकरी सीढ़ी थी जो अंधेरे में जाती थी। कोई रोशनी नहीं, कोई संकेत नहीं, केवल धातु और फफूंद की गंध, जैसे इस जगह से सारा जीवन खींच लिया गया हो। वे लगभग 3 मंजिल नीचे गए, फिर एक लंबे गलियारे में पहुंचे। गलियारे के अंत में एक बायोमेट्रिक स्कैनर वाला स्टील का दरवाज़ा था। वर्मा ने प्रिया को आगे बढ़ने का इशारा किया। तुम्हारे खून को चाबी की ज़रूरत नहीं है। राठौर ने सिस्टम को केवल 0 जीन लाइन पर प्रतिक्रिया करने के लिए डिज़ाइन किया है। प्रिया ने अपनी उंगली काटी, उसे स्कैनर पर रखा।
एक लाल किरण गुजरी, फिर बत्ती हरी हो गई। दरवाज़ा खुल गया। पीछे एक बड़ा, ऊंची छत वाला, ठंडा सफ़ेद प्रयोगशाला था जिसमें पीले तरल से भरे कई टैंक थे जो बुलबुले बना रहे थे। कमरे के बीच में एक विशाल कांच का इनक्यूबेटर काम कर रहा था और उसके अंदर एक आकृति, एक भ्रूण नहीं बल्कि एक पूर्ण आकार का बच्चा अपनी आंखें खोलकर सीधे बाहर देख रहा था। प्रिया पीछे हटी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान, यह सचेत है, रिया ने हकलाते हुए कहा। वर्मा नियंत्रण कक्ष में गया, कमांड टाइप करना शुरू कर दिया। मैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड को सक्रिय करूंगा, लेकिन केवल तुम ही इसे पुष्टि कर सकती हो। अचानक कमरे में रोशनी लाल हो गई। एक अलार्म बज उठा। लाउड स्पीकर सिस्टम से एक ठंडी आवाज आई। जीन मिलान की पुष्टि हुई। सुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय। सभी निकास बंद। स्टील की दीवारें बंद हो गईं। आपातकालीन रोशनी चालू हो गई। उनके पीछे गलियारे से कदमों की आवाज आई, तेज, नियमित, संगठित। वर्मा ने अपनी बंदूक निकाली। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने हमें खोज लिया। हमें तेजी से काम करना होगा। प्रिया नियंत्रण कक्ष की ओर दौड़ी। लूसीफर 3 से कोड वाली USB लगाई। स्क्रीन पर एक संदेश आया। क्या आप पूरी क्लोनिंग प्रणाली को हटाना चाहते हैं? उसने हाँ दबाया। इनक्यूबेटर से एक हल्की गड़गड़ाहट आई। अंदर का बच्चा उनकी ओर मुड़ा। पहली बार पलक झपकाई और मुस्कुराया। ये एक मासूम मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक सचेत मुस्कान थी। बाहर पहली गोली की आवाज गूंजी। गोली की आवाज कंक्रीट के गलियारे से गूंज उठी। हर आवाज दिल पर हथौड़े की चोट की तरह थी। वर्मा ने एक प्रयोगशाला मेज को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए अपनी स्थिति ले ली। उसके हाथ में बंदूक तैयार थी। प्रिया ने रिया को नियंत्रण कक्ष के पीछे छिपा दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, डर से नहीं, बल्कि एक अवास्तविक एहसास से जो उसकी हर इंद्रिय को जकड़ रहा था। कमरे के बीच में कांच के इनक्यूबेटर में बच्चा अभी भी वहीं खड़ा था। चिल्ला नहीं रहा था, घबरा नहीं रहा था, बस देख रहा था। वे काली आंखें जैसे सब कुछ जानती थीं, ठीक से जानती थीं कि वह कौन है, क्या करने आए हैं और क्या चुनेंगे। प्रिया, वर्मा चिल्लाया, आत्म विनाश को सक्रिय करने के लिए 2 चरणीय पुष्टि की आवश्यकता है। तुम्हें दूसरा कोड दर्ज करना होगा। प्रिया ने अपनी जेब से पुराना कागज निकाला। कांपते हुए एन्क्रिप्टेड वर्णों की पंक्ति टाइप की। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ कीबोर्ड पर रखा, कमरे में रोशनी बंद हो गई। स्क्रीन झपकी। एक और कोड दिखाई दिया। त्रुटि, लूसीफर 4 विषय ने नियंत्रण प्रणाली तक पहुंच बना ली है। नियंत्रण स्व निर्देशित मोड में स्थानांतरित हो गया है। प्रिया स्तब्ध रह गई। यह सिस्टम को नियंत्रित कर रहा है। रिया ने आंसुओं के बीच अपने पेट को कसकर पकड़कर फुसफुसाया, बहन, यह एक बच्चा नहीं है। यह हमारे बच्चों जैसा नहीं है। वर्मा ने गलियारे की ओर एक राउंड फायर किया, फिर पीछे हटा। हमें इनक्यूबेटर को तोड़ना होगा। बिजली की आपूर्ति काटनी होगी। प्रिया बिजली के पैनल की ओर दौड़ी। मुख्य स्विच को जोर से खींचा। चिंगारियां निकलीं। टैंकों से छोटे विस्फोटों की एक श्रृंखला गूंजी। बुलबुले वाला तरल फर्श पर फैल गया। कांच का इनक्यूबेटर चटक गया। अंदर का बच्चा कांच की सतह पर अपने हाथ पीटने लगा। चिल्ला नहीं रहा था, घबरा नहीं रहा था। वह बस प्रिया को एक गुहार भरी नजरों से देख रहा था। अगर ये डरना जानता है तो यह दर्द भी जानता है। रिया की टूटी हुई आवाज आई, यह जीवित है, वास्तव में जीवित है। प्रिया का गला रूंध गया। बाहर स्टील के फर्श पर जूतों की आवाज और करीब आ रही थी। उसने बच्चे को एक आखिरी बार देखा।
अपनी रोती हुई बहन को देखा, वर्मा को देखा जो बलिदान के लिए तैयार था। फिर वह चुपचाप अंतिम नियंत्रण कक्ष के पास गई और चुना, एक जीवन को बचाने या पूरी दुनिया को एक दुखद त्रासदी से बचाने के बीच। उसने सब कुछ हटाए, दबाया। तुरंत अलार्म एक तीखी आवाज में बदल गया। आत्म विनाश की बत्ती लाल हो गई। विनाश कार्यक्रम शुरू। 90 सेकंड में पूर्ण सिस्टम विनाश। इनक्यूबेटर फट गया। दबाव ने सब कुछ चकनाचूर कर दिया। बच्चा सफेद धुएं में गायब हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई नजर नहीं, केवल प्रिया के दिमाग में एक ठंडी गूंज। वर्मा चिल्लाया, बाईं ओर आपातकालीन निकास। भागो। तीनों एक साइड टनल में भागे। टिमटिमाती टॉर्च की रोशनी रास्ता दिखा रही थी। पीछे जोरदार विस्फोटों की गूंज लहरों में आ रही थी। रिया घुटनों के बल गिर गई। प्रिया ने उसे उठाया, निराशा में अपनी बहन को खींचकर भगाई। जैसे ही वे बाहर निकले, पूरी पहाड़ी हिल गई। सफेद धुएं का एक स्तंभ सीधे आकाश में उठा। झटके ने लाल धूल उड़ा दी। दूर के जंगल शांत हो गए। वे कांपते हुए जमीन पर गिर गए। प्रिया रिया की ओर मुड़ी। उसकी आंखें बंद थीं। पसीना बह रहा था, लेकिन उसके होठों पर अभी भी एक मुस्कान थी। बच्चा अभी भी मेरे पेट में है, रिया ने फुसफुसाया, और ये अभी भी मेरा बच्चा है। वर्मा एक पेड़ के तने से सटकर बैठ गया। उसकी आंखें थकी हुई लेकिन शांत थीं। हमने इसे खत्म कर दिया, पूरी तरह से। किसी ने और कुछ नहीं कहा, क्योंकि कभी कभी इस जीवन में चुप्पी ही किसी ऐसी चीज के लिए सबसे अच्छी विदाई होती है, जिसे नाम देना सहन शक्ति से परे हो। 10 साल बाद ऊंचे पठार का छोटा सा गांव अभी भी अपनी शांति बनाए हुए था। कोई स्मार्टफोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई शोर शराबे वाली कारें नहीं, केवल सुबह पक्षियों की चहचहाहट और हवा में घुली भुनी हुई कॉफी की सुगंध। पूर्वी पहाड़ी की ढलान पर एक छोटा सा घर था, जिसकी छत नीले टिन की थी। आंगन गेंदे के फूलों से भरा था। एक पेड़ की छाया के नीचे 2 बच्चे खेल रहे थे, एक लड़का और एक लड़की, एक ही उम्र के, एक ही मुस्कान जो सुबह की धूप की तरह उज्जवल थी। लेकिन उनकी आंखों में 2 अलग अलग भाव थे। लड़के का नाम रोहन था, प्रिया का बेटा। लड़की का नाम अनन्या था, रिया की बेटी। रोहन शांत और चौकस था, अनन्या चंचल और हंसमुख थी। वे अपने खून के रहस्य के बारे में कुछ नहीं जानते थे, दफनाए गए सपनों के बारे में, उस दुःस्वप्न के बारे में जिसे उनकी माताओं ने उनके लिए सहा था। प्रिया घर के पीछे सब्जियां काट रही थी। उसके बाल फिर से लंबे हो गए थे, जिसमें कुछ समय से पहले के सफेद बाल थे, लेकिन उसकी आंखें शांत थीं। हर सुबह वह जल्दी उठती, खाना बनाती, अपने बेटे को पढ़ाती और कभी कभी डायरी लिखती, ताकि यादें समय के साथ मिट न जाएं। रिया ने जिला बाजार में एक छोटी सी बेकरी खोली, जो यादों की तरह सुगंधित ब्रेड के लिए प्रसिद्ध थी। अब वह सड़क पर निकलने से नहीं डरती थी, शोर सुनकर चौंकती नहीं थी। उसकी मुस्कान में अब एक अपूर्ण लेकिन अंत तक प्यार करने के लिए पर्याप्त साहसी मां थी। उन्होंने किसी को अतीत के बारे में नहीं बताया। इसकी जरूरत नहीं थी और किसी ने पूछा भी नहीं। केवल वर्मा, जो अब पहाड़ी के नीचे एक घर में रहता था, अक्सर दोपहर में बच्चों को चित्रकारी सिखाने आता था। वह कम बोलता था, लेकिन जब भी वह उन्हें देखता तो उसकी आंखों में कुछ ऐसा चमकता जिसे नाम देना मुश्किल था। डर नहीं, बल्कि कृतज्ञता। उन्होंने जीना चुना, उसने एक बार कहा था, और इसीलिए मुझे विश्वास है कि इस दुनिया में अभी भी एक मौका है। एक शुरुआती गर्मी की सुबह रोहन ने प्रिया से पूछा, माँ, मैं और अनन्या एक ही दिन क्यों पैदा हुए?
प्रिया मुस्कुराई, अपने बेटे के बालों को सहलाया, क्योंकि भगवान दयालु थे। उन्होंने तुम दोनों को एक साथ भेजा ताकि मैं और तुम्हारी मौसी अब अकेले न रहें। लड़का सिर हिलाकर आंगन में खेलने के लिए दौड़ गया। हवा ने उसके बालों को बिखेर दिया, जैसे आज़ादी में पले बढ़े बच्चों के बाल उस दोपहर। प्रिया बरामदे की सीढ़ियों पर अकेली बैठी, दूर लाल सूरज को देख रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी नोटबुक थी। आखिरी पन्ना हल्की लिखावट में लिखा था, अगर कोई पूछे कि क्या जीवन जीने लायक है तो मैं कहूँगी बहुत, भले ही मुझे मानवता के सभी अंधकारों से गुजरना पड़ा हो, क्योंकि अंत में मैंने अपनी खुद की रोशनी को जन्म दिया। उसने नोटबुक बंद कर दी। ऊंचे पठार के आकाश के नीचे 2 बच्चे अभी भी सुनहरी गोधूली में खेल रहे थे, और उनकी हंसी में अब कोई डर नहीं था, केवल जीवन था जो उन लोगों से जारी था जिन्होंने भाग्य का भी सामना करने की हिम्मत की थी। यह सिर्फ एक रहस्यमय आदमी से गर्भवती 2 जुड़वा बहनों की कहानी नहीं है। यह दर्द, विश्वासघात और अमानवीय प्रयोगों के अंधेरे से गुजरने की एक यात्रा है। और अंत में उन 2 महिलाओं ने फिर भी जीवन की रक्षा करना चुना। उनका शोषण किया गया। उन्होंने एक दूसरे पर संदेह किया। वे हार मानना चाहती थीं, लेकिन वे ही थीं जो अतीत का सामना करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुईं। नैतिकता और विज्ञान, प्यार और पाप के बीच की रेखा को पार किया। यह महिलाओं के साहस, खून के रिश्ते की अटूट बहनत्व और सबसे बढ़कर बड़े अदृश्य बलों के बीच फेंके जाने पर भी मानव की चुनाव की क्षमता में विश्वास की कहानी है। अंत में पैदा हुए 2 बच्चे पाप की विरासत नहीं, बल्कि भविष्य की आशा लेकर आए, क्योंकि इस कहानी से सबसे बड़ी सीख यह है कि मनुष्य जीन का उत्पाद नहीं है, प्रयोग नहीं है, बल्कि चुनाव है, प्यार है, बलिदान है, और कभी कभी जो लोग अंधेरे में डूबे होते हैं वही दुनिया के लिए रोशनी पैदा करते हैं।